हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आशा करती हूँ आप लोग अपना रिवीजन भी करते होंगे, क्योंकि अगर अपन एक बार पढ़ के कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो फिर वो याद नहीं रहता। इसलिए गाइज रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं उसके पहले आपने क्या पढ़ा है ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए वीक में एक दिन अपने आप को रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर दीजिए और जो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं उन्हें ज़रूर आप रिवीजन करिए। इस तरह करके मतलब आपका 3 वीक्स में 3 यूनिट आपका जो पिछला है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। और जो आपको नहीं समझ में आए उसे आप नोट करते जाइए, क्या हमें समझ में आया क्या नहीं आया, फिर उसी हिसाब से फिर उसको स्टार्ट करिए। क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं मतलब जब पढ़ते हैं तो अब इतना आसान नहीं रहता कि कोई चीज़ जल्दी से बन जाए। कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, कुछ चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए जो है तो उसे रिवीजन करने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस, जब स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट अपना 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो है तो बहुत लंबा है। ये कम से कम ये 20 पेज का है, इसलिए जो है तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है गाइज। और आप लोग फंक्शनल ग्रुप भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप कल बताए थे आप लोगों को। फिर इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट्स बनाएंगे और शॉर्ट्स बना के डाल देंगे आपको ये फंक्शनल ग्रुप का, कि कौन सा, जैसे क्लोरोप्रोपेन है, ब्रोमोप्रोपेन है, प्रोपेनॉल है। ऑल में मतलब क्या होगा आपका, प्रोपेनल में क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन में क्या हो जाएगा। तो ये अपने को पता रहना चाहिए कि इसमें कीटोन है, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा आपका एल्कोहल है, आपका कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन छोड़े थे क्लास को। यहाँ से गाइज हम लोगों को स्टार्ट करना था 4.3.4, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा सॉरी गाइज, अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संलग्न होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे आपका मेथेन है, CH4 है, प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बनाएगा, मेथिल क्लोराइड बनाएगा प्लस HCl, यानी कि अम्ल बनाएगा। बोल नहीं पा रही हूँ गाइस, जितना गला खराब है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल ऑल यानी OH आपका, नोइक यानी ओइक यानी कि सीड वाल्वांडो यानी कि कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा आपका। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल है, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक हैं आपका एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। यानी कि आपका जो एथेनॉल है और एथेनोइक है, इन दोनों का जो है तो गुणधर्म क्या है इसके, ये देखते हैं अपन। 4.41 में क्या है, एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 देखिए। सामान्यता है इसके, सबसे पहले जो अपन पढ़े थे ऊपर जो है तो किसका गलनांक क्वथनांक किसका कितना है, तो आपको नोटबुक में अपने नोट कर लेना है, किसका, एथेनॉल का और आपका एथिलीन का, एथेनॉल और एथेनोइक का, दोनों का। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में होता है। गाइस ये तो बिल्कुल भी नोट करने लायक है, बिल्कुल आप नोटबुक रख के लिखिएगा,
कि अल्कोहल का यूज किस में होता है। टिंचर में, आयोडीन में, कफ सिरप, टॉनिक में आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शिक्षक के द्वारा क्रियाकलाप 4.6 में शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन। लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल में डालिए, यानी कि शुद्ध अल्कोहल है जो उसमें डालना है। आप क्या अपेक्षित है, मतलब उसमें अपन ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। जो चावल के जो छोटे से टुकड़े आप जो डाले हैं उसमें उत्सर्जित गैस की आप कैसे जांच करेंगे, उसमें से किस प्रकार की गंध आ रही है उसके बारे में पता करेंगे अपन। एथेनॉल की अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है एथेनॉल CH3CH2OH। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। गाइज ये जैसे सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला ये आप लोगों को आना चाहिए और इसे आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे कि आपका एथेनॉल का फार्मूला क्या है और सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। CH3CH2OH को गर्म सांद्र H2SO4 में करेंगे तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, एथीन है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल किसका काम करता है, निर्जलीकारक के रूप में काम करता है और एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। क्या आप जानते हैं सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनीदापन, सामान्य अंतर्बाध का कम हो जाना एवं भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र विक्रिया करने लगता है जिससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म स्कंदित होगा तो क्या होगा, इससे तो नुकसान ही होगा बॉडी का। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है, सोचिए कितना खतरनाक होता है ये। मेथेनॉल चाक्षु से तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है जिसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ईंधन के रूप में अल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होते हैं। गन्ने का रस मोलेसस सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन करके अल्कोहल या एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है।
एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म देखिए अब। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एथेनोइक आपका COOH जो है आपका क्या है, आपका ये एथेनोइक यानी कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है इसका, या कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C11OOH। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। गाइस ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं आपको, तो आपका किसको कहते हैं, एथेनोइक अम्ल को। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का लक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आपका, पहले इसको ही पूरा कर लेते हैं। 4.7 में देखिए पहले, लिटमस पत्र एवं सर्वाधिक सूचक का उपयोग कर तनु एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH मान की तुलना कीजिए। मतलब इनका तनु एसिटिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक, इनमें से मतलब कौन सा ज़्यादा गाढ़ा है। तो आपका HCl जो है ना ये बहुत हार्ड होता है, यानी कि ये इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? सार्वत्रिक सूचक से क्या दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चलता है? नहीं। हाँ पता चलेगा। देखिए आपका HCl जो है ना तो क्या है, ये प्रबल हो जाएगा क्योंकि ये जो है तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और आपका जो एसिटिक अम्ल है इसका तनु है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। अभिक्रिया मिश्रण युक्त परख नली, ये देखिए इसमें किस प्रकार से मिलाते हैं ये बताया गया है। बर्नर, तिपाई, तार की जाली, बीकर, जल, और इसमें क्या है, अभिक्रिया मिश्रण युक्त परख नली। 4.8 में देखिए, एक परख नली में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें 1 ml एथेनॉल पर शुद्ध अल्कोहल एवं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक जल उष्मक में उसे गर्म करें, जैसा चित्र 4.1 में दिखाया गया है। अब इसे बीकर में उड़ेल दीजिए। इसमें 20 से 50 ml जल हो तथा उस मिश्रण को सूंघिए। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल जो है तो किससे अभिक्रिया करते हैं? देखिए एस्टरीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल से करते हैं। यानी अम्ल आपका HCl हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, ये क्या है, इसका नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है तो आपका क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये क्या है आपका अम्ल है। अल्कोहल आपका अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो इसमें जैसे ये है CH3COOH एथेनोइक अम्ल है, फिर इसमें ये एथेनॉल क्या है, CH3CH2OH है एथेनॉल। फिर ये अम्ल की उपस्थिति में जैसे HCl अम्ल ले लीजिए आप, या नाइट्रिक एसिड ले लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर अम्ल ले लेंगे, कौन सा, HCl ले लिए आप। फिर इसके बाद क्या बनेगा आपका, एस्टर बन जाएगा, CH3C+CH2, यानी कि एस्टर का आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, C+O। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक का, इसको क्या बोलते हैं, C+O को, C+O को क्या बोलते हैं, इसमें एस्टर बोलते हैं गाइज। और आपका क्या होता है, ये जो कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक समूह है वो क्या है, C+OOH होगा कार्बोक्सिलिक, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं C+OH। तो आप एस्टर में क्या लिखेंगे, C+OO।
फिर क्या लिखेंगे CH2 CH3 प्लस क्या हो गया H2O। मतलब एस्टर में आपका क्या जुड़ जाएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा आपका। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है एस्टर मिलाकर। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। आपका कार्बोक्सिलिक में कौन सा होगा, सोडियम तथा पोटेशियम लवण होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनाता है, यहाँ एथेनॉल बनाता है, और यहाँ CH3COO सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फिर इसके बाद क्या होता है सेकंड पॉइंट में, क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाते हैं। देखिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षार है आपका, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल की भांति कौन सा है, एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH एथेनोइक एसिड। ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA। ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है आइए जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करें। 4.9 में अध्याय 2 के क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कीजिए। एक परख नली में एक स्पैचुला भरकर सोडियम कार्बोनेट लीजिए तथा उसमें 2 ml तनु एथेनोइक अम्ल मिलाइए। आप क्या प्रेक्षित करते हैं, ताजे चूने के जल में इस गैस को प्रवाहित कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या इस परीक्षण से एथेनोइक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से उत्पन्न गैस का पता चल सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। थर्ड पॉइंट में देखिए, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। CH3COO यानी इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। H2O जल है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बोनेट कौन सा है आपका, CH3COOH कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बना दिया आपका, सोडियम एसीटेट बनाते हैं, लवण बनाते हैं। फिर CH3COOH प्लस NaHCO3 यानी कि खाने का जो सोडा है उसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसके बाद जो होता है सोडियम एसीटेट प्लस जल प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आज गला बहुत ख़राब है गाइस, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। साबुन और अपमार्जक। 4.10 में 2 परख नलियों में 10 ml जल लीजिए। दोनों में एक एक बूंद पाक तेल डालिए एवं उन्हें A तथा B नाम दीजिए। परख नली B में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों परख नली को समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परख नलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर तक दोनों परख नलियों को स्थिर रखिए एवं फिर उस पर ध्यान दीजिए। क्या तेल की परत अलग हो जाती है, ऐसा किस परख नली में होता है। ये देखिए तेल की बूंद है यहाँ पर बीच में, यहाँ सोडियम है, ये सोडियम है,
चारों तरफ से सोडियम इसके तेल के बूंद के साथ क्या हुआ, जुड़ गया है। इस क्रियाकलाप में सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये देखिए सोडियम का आयनिक भाग यानी कि Na+ जो है इधर बाहर की तरफ पानी से जुड़ेगा और जो इधर का भाग है कार्बोक्सिलिक वाला जो भाग है किससे जुड़ेगा, ऑयल से जुड़ेगा। आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है? देखिए अब इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मिसेल साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहेंगे जो जल में, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। यह जल विरागी सिरा देखिए बाहर की ओर साबुन का अणु, और ये जलरागी सिरा इधर आपका, ये जलरागी सिरा जो जल के बाहर की ओर होगा। जल विरागी किधर होगा, जिधर ऑयल रहता है अंदर साइड रहेगा जल विरागी। जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा, चिकनाई अथवा मैल किस प्रकार से लगी रहती है। ये देखिए ये जलरागी जो है तो किधर है, बाहर की तरफ है सोडियम, जिधर प्लस आयनिक है, और आपका जल विरागी किधर होगा, ऑयल की तरफ होगा। जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा छोर जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका जो आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को क्या बोलेंगे, मिसेल कहते हैं। मिसेल से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जैसे इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है कि ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को क्या बोलेंगे, मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। क्रियाकलाप 4.11 में अलग अलग प्रणालियों में 10 ml अशुद्ध जल अथवा वर्षा जल एवं कठोर जल, हैंडपंप या कुएं का जल लीजिए। दोनों में साबुन के घोल के कुछ बूंदें मिलाइए। दोनों प्रणालियों को एक ही समय तक हिलाइए एवं उससे बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। किस प्रणाली में अधिक झाग बनता है, किस प्रणाली में श्वेत दही जैसा छेप प्राप्त होता है। शिक्षक के लिए निर्देश, यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो साधारण जल से हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सल्फेट अथवा मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड को घोलकर कठोर जल तैयार कीजिए। यानी कि कठोर जल में क्या क्या होता है, देखिए जो हार्ड वाटर होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड होता है जो कि क्या इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तथा सल्फेट या अथवा मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड, कुछ भी सब चीज़ ये जो पाए जाते हैं इसके वजह से जो पानी रहता है पीने लायक नहीं होता, जिसे कहते हैं खारा पानी। क्रियाकलाप 4.12 में 2 प्रणालियाँ लीजिए और प्रत्येक में 10 ml कठोर जल डालिए।
एक में साबुन के घोल की 5 बूंदें तथा दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें डालिए। दोनों परखनलियों को एक ही समय तक हिलाइए। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? किस परखनली में दही जैसा ठोस पदार्थ बनता है? क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ इसकम जमा रहता है? वही गाइस जो पानी खारा रहता है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के रहते हैं कण, मतलब पानी में जो मिला रहता है, इसी की वजह से जो है तो साबुन फट जाता है और वो जमने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है और ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, जो यूनिट पढ़ा है, अब देखिए उसको भी देख लेते हैं। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुस्संयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोश को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या करते हैं, अपना अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि हम अष्टक कंप्लीट करके स्थायी हो जाएं। कार्बन ऐसे यौगिक बनाता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रिव आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी शाखा युक्त या वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों को एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला के समान प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एक अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जलविरागी दोनों समूहों में उपस्थित पर आधारित है, जिसकी मदद से तैलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकलता है। अब गाइस ये क्वेश्चन है, एक सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगी। अब इसके बाद जो है तो नेक्स्ट डे से क्वेश्चन कराएंगे आपका। गाइज आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज। और जो कुछ समझ में नहीं आए गाइज उसे मैसेज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। जब आप लोग कमेंट आएगा फिर उसके बाद रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।